कहीं ना कहीं एक तरह से अभी एक गुगली खेल दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको मानती है तो भी फंसती है और नहीं मानती तो भी फंसती है। तो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण साबित होगा और एक तरह से मजबूती मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट को एक इलेक्शन के टाइम पे अपने आप में एक अपोज झेलना पड़ता है अपोजिशन की तरफ के कि भाई इलेक्शन कमीशन ने उसके फेवर में इलेक्शन करा रहा है या ईवीएम हैकिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इससे बहुत कुछ सहारा मिलेगा गवर्नमेंट। विपक्ष तो ये आरोप लगाता था, क्या आपको भी लगता है क्या चुनाव आयोग की तरफ से कमियां होती थी? देखिए, कमियां तो कहूँगा कि कुछ ना कुछ रहती हैं, और हर कमीशन हो या कुछ भी स्टेटरी बॉडीज़ हैं या कुछ भी बॉडीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के साथ ही काम करती है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करता लगता है? देखिए, जिस हिसाब से देख रहा हूँ पिछले कुछ दशक से, तो मुझे लगता है कि हाँ वो उसी हिसाब से काम करता है। अब देखिए, जैसे यूपी में नगर निगम इलेक्शन होने थे, जो कि लास्ट ईयर ही होने थे, अब इसको शिफ्ट करके अब मई जून के लिए भेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन। क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, ऐसा इसलिए लगता है कि अभी एमसीडी के इलेक्शन हुए दिल्ली में पड़ोस में, तो एमसीडी हार गई बीजेपी, तो उसका पूरा स्विंग था यहाँ देखा जाए तो उससे इनको लॉस हो सकता था बीजेपी को, या और भी ऐसे मेजर इफेक्ट थे, जैसे अडानी वाला केसेस थे और इससे पहले भी और दो तीन केस हुए, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को लॉस होता, तो इन्होंने शिफ्ट करके नेक्स्ट ईयर कई राज्यों में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी 2 राज्यों में पहुंच गई, आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आम आदमी पहुंचने का, आम आदमी पहुंचे या कांग्रेस पहुंचे या बीजेपी पहुंचे, वो एक अलग मुद्दा है। मेरा मुद्दा यही कहने का है कि देखिए, जब निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष नहीं मैं कहा, मेरा मतलब ये था कहने का कि इलेक्शन उस अपने मन मुताबिक नहीं कराती है, कोई एक कैलेंडर नहीं देती है आपका इलेक्शन कमीशन के, इस दिन ये इलेक्शन होना है, ये होना है, ये होना है, ये तो एक तरह से गवर्नमेंट ने जो प्रपोज कर दिया, गवर्नमेंट से जो कह दिया गया वो उस हिसाब से चलती है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी के फेवर में वोटिंग करा रही है, किसी के फेवर के हिसाब से काम करा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक कैलेंडर सेट होता है उसी के अनुकूल ही इलेक्शन होने चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या लगता है सुधार होगा इससे? देखिए, सुधार तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि जब ये तीन लोग अपोजिशन लीडर भी बैठेगा, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे हमारे और सीजीआई भी होंगे, तो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल बॉडी आएगी, न्यूट्रल डेमोक्रेटिक बंदा आएगा वहाँ, और ब्यूरोक्रेट बैठेगा जो कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे करेगा। ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देना? देखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ, पिछले कुछ दशक से देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं कि गवर्नमेंट के फेवर में ही हमेशा इलेक्शन का शेड्यूल देख लीजिए या मतलब उनके हिसाब से ही ऑफिसर्स का अलाइनमेंट कर देती है इलेक्शन कमीशन, तो ये सब चीज़ें सुधरेंगी इससे, और यही रीज़न है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए इस चीज़ पे काम किया है। तो क्या लगता है इससे जो लोकतंत्र के खतरे में है क्या? नहीं, देखिए, बार ये कह रहा है कि ऐसा करने से लोकतंत्र मजबूत होगा। जी बिल्कुल, लोकतंत्र मजबूत होगा, और लोकतंत्र की एक ये अपने आप में बहुत ही अच्छी परिभाषा साबित होगी अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मोदी जी लोकतंत्र के लिए बात करते हैं, तो ये तो एक तरह से उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा अगर वो ऐसा कुछ कर देते हैं। तो अगर मोदी जी कहते हैं कि लोकतंत्र उनके अंडर में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है या बहुत सेफ है, तो भाई उनको तो ये डिसीजन बिल्कुल तत्पर लेना चाहिए, और ऐसा कमेटी डिसाइड कर देनी चाहिए, और नेक्स्ट जो आपका जो इलेक्शन कमिश्नर हो वो इसी प्रोसीजर से आएगा कि भाई जो 3-4 लोगों की कमेटी बननी चाहिए वो डिसाइड करेगा आयुक्त हमारा। तो ये अपने बहुत अच्छा डिसीजन बोलूँगा या बहुत अच्छा सजेशन बोलूँगा, जिसमें आर्टिकल 342 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें सी सेक्शन है उसका, तो उसमें बताया गया है कि भाई जो भी कोई ब्यूरोक्रेट इस लेवल पे बैठा होता है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो इस आधार पर ही करना चाहिए। जैसा कहा सुप्रीम कोर्ट की 4 लोगों की, हमारी जो जस्टिस है, 4 जो जस्टिस हैं, उन लोगों ने, बेंच ने बोला है कि आप जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं आपका इलेक्शन कमिश्नर का, तो उसमें आपको पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लोकसभा का अपोजिशन लीडर होना चाहिए, सीजीआई होना चाहिए, तो ये लोग ही अपॉइंट करें उसको। जिस तरीके से यह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो आप किस नजर से, क्या ये केंद्र सरकार के लिए झटका है? देखिए, झटका कहूँ ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि सभी सरकारें चाहती हैं कि उनके हिसाब से ही उनके नौकरशाह बैठें, तो हाँ कहीं ना कहीं एक तरह से झटका भी कहूँगा, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से अभी एक गुगली खेल दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको मानती है तो भी फंसती है और नहीं मानती तो भी फंसती है। जहाँ तक कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं इस चीज़ को कि डेमोक्रेसी बहुत सेफ है उनके एंड में, तो उनको कहीं ना कहीं ये डिसीजन मानना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दशक पहले जो संविधान निर्माता समिति थी, उन्होंने कहा था कि इस पर कानून बनाइए, लेकिन अभी तक नहीं बना गया। अब केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, उसे आदेश दिया गया है कि कानून बनाइए, तो क्या लगता है कि अब सुधार हो जाएगा? देखिए, कानून तो हर रोज़ बनता है हमारे यहाँ, हर रोज़ टूटता है, तो कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराने में बहुत कुछ डिफरेंस है। जैसे पार्लियामेंट में कानून तो बहुत सारे बने होंगे, बट उसको कितना ग्राउंड पर रियलिटी पे ले जा पाती है, ये अपने में सोचने वाली बात होगी। तो विपक्ष भी तो यही मांग कर रहा था, बिल्कुल सही बात है, विपक्ष कर रहा था, विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब मैं तो चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी से आग्रह करूँगा कि भाई
इस तरह की समिति बनाएं और जल्द से जल्द जो नेक्स्ट कमिश्नर आएगा इलेक्शन कमिश्नर उसको इसी प्रोसीजर से कराएं। तो आपको लगता है कि ईवीएम खत्म हो जाएगी? देखिए ईवीएम तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में कि अपोजिशन कहता है कि ईवीएम टेम्परिंग हो जाती है, बहुत लोगों ने साबित भी करके दिखाया, बट कहीं ना कहीं कहूँगा इस चीज़ को कि अभी तक ये कोई कॉन्क्रीट नहीं बोल पाया कि ईवीएम टेम्परिंग होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि जैसा कहा जाता है और जैसा मैंने इससे पहले एग्जाम्पल्स भी देखे, यूएस ने बैन कर दी ईवीएम ड्यू टू टेम्परिंग, बट ऐसा कहते हैं कि वन ऑफ द सेफेस्ट ईवीएम है हमारे पास। तो इलेक्शन कमीशन को ये प्रूव करना चाहिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे पहले भी अपोजिशन ने मांग उठाई है और ऐसे हमने बहुत जगह देखा है कि ईवीएम को चेंजेस भी करे गए। इससे पहले वाले इलेक्शन में यूपी में भी देख लीजिए, सेंटर के इलेक्शन में उसमें भी देखिए। तो ये एक अलग मुद्दा है ईवीएम का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, इससे पहले बोलूँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बहुत ही मैं कहूँगा एक तरह से सम्मानजनक उन्होंने बात कही है और एक बहुत तरह से इसको अप्रिशिएट करने वाली बात है मेरे हिसाब से। चुनाव आयोग को लगता है क्या घेरे में सवालों को घेरे में आज से पहले? देख, चुनाव आयोग घेरे में थे या नहीं थे ये तो आप सबको ही पता है कितना। मैंने यही बोला ना कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने ब्यूरोक्रेसी को रखना चाहती है। चुनाव कमिश्नर एक दिन में नियुक्त कर दिया गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल जब गुजरात चुनाव था बिल्कुल। तो यही सब चीज़ों को ऑमिट करने के लिए, यही सब चीज़ों को दूर करने के लिए, ये सब जो खामियां हैं हमारे सिस्टम की, तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है अपने में बहुत ही सराहनीय आदेश है और मैं इसका सम्मान करता हूँ और मैं इसकी अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ वाकई में कुछ ऐसा कर रही है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो कि करना चाहिए था उसको। तो आपको लगता है कि वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वो देश के इतिहास को बदलने वाला होगा? देखिए, इतिहास तो बदलना ही चाहिए, इतिहास होता ही बदलने के लिए है ना। और मेरा मानना यही है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो अपने आप में बहुत सराहनीय डिसीजन दिया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी को उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, अगर ईवीएम चली जाती है तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की है वो चली जाएगी? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बैलेट पेपर से भी आप इलेक्शन कराते हैं तो बैलेट तो आप बूथ कैप्चरिंग पहले भी आप भी मानते हैं कि बीजेपी का डंका है? बीजेपी का डंका है और हिंदू राष्ट्र की बात जो करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला हुआ है कि ये जो सॉफ्ट टारगेट खेलते हैं हिंदू मुस्लिम का, तो उसकी वजह से बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे युवा नौजवान भी बेवकूफ़ बनते रहते हैं। तो ये वही है। तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए आपको? देखिए, हिंदू राष्ट्र मैंने पहले ही बताया, हिंदू राष्ट्र बना के क्या ऐसा नया कर देंगे, क्या प्रगति करा देंगे मेरे देश की, क्या इन्फ्लेशन कम कर देंगे। अभी देखिए ना, सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए इन लोगों ने, अभी 23% बिजली के दाम बढ़ाने वाली है यूपी गवर्नमेंट। तो क्या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? विकास आपको नहीं दिखता? विकास मुझे आप बताइए कि ऐसा विकास मेरे को दिखने लगेगा, मैं भी देख लूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हो आप इन्फ्लेशन की बात नहीं करते हो। मैं वही कह रहा हूँ, आप पड़ोसी देश की एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ आटा 160 रुपये किलो बिक रहा है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब वो लोग अपना मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर करने में लगे थे, यहाँ हमने IIT IIM और अपने साइंटिस्ट इसरो के रॉकेट छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैनस्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है जब चीन की अर्थव्यवस्था रुकी है, जापान की रुकी है, दुनिया भर के देशों की रुकी है, लेकिन भारत ऐसा है जो चमत्कार दिखा रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने। अर्थव्यवस्था तो पहले भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कभी खराब रही है। अब बात हो रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। पहले भी हमारा 2.5 से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी थी जितना मुझे पता है। तो ऐसे कोई गर्त में नहीं गिरा हुआ था भारत देश। भारत में युवाओं की कमी नहीं है। जापान की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना खुद ही कोविड की वजह से घिरा हुआ है। जापान में इस टाइम युवाओं की बहुत कमी थी। अब इंडिया जो है वो युवा राष्ट्र है, तो यहाँ तो ऑलरेडी इतने प्रोग्रेसिव लोग हैं, अगर उनको थोड़ा सा एक लाइन मिल जाए तो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं मानते देश को ऊंचाई तक पहुँचाने? देखिए, यहाँ एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती किसी राष्ट्र को पहुँचाने के लिए। इस पूरे राष्ट्र में हर एक उस व्यक्ति की भूमिका है जो इस देश का नागरिक है। मोदी जी का डंका आपने? मोदी जी का डंका क्या है? इससे पहले राजीव गांधी जी का डंका नहीं था, इंदिरा गांधी जी का डंका नहीं था। वही हल्ला हो रहा है। हिटलर ने करी थी, अब मोदी जी कर रहे हैं हमारे। क्या ऐसा कौन सा अपोजिशन लीडर है जो शांति से बैठा रखा है? इन्होंने सबको तो जेल में घुसेड़ दिया इन्होंने उठा के। तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक समान है? जी बिल्कुल, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये कुछ भी समझ। क्या आपको एक समान लगता है? क्या चीज़ आपको लगती है? देखिए, मैं बताऊं, इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी और आप अगर मोदी जी की बात करें तो इस टाइम इमरजेंसी जैसे हाल कर रखे हैं अपोजिशन की। अगर आप कुछ पूछ लेते हैं तो आप एंटी नेशनल हो जाते हैं। अरे भाई, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीक है, राइट टू लिव है, तो मैं उसको क्यों क्वेश्चन नहीं कर सकता? अपनी गवर्नमेंट, चुनी गवर्नमेंट मैंने है ना, तो मेरे को राइट टू रिकॉल का भी होना चाहिए। वो राइट वो कहाँ गया? तो आपको लगता है खत्म कर दिया केंद्र सरकार? बिल्कुल खत्म कर दी डेमोक्रेसी इन लोगों ने। तो आप कैसे बोल रहे हैं? जी, आप कैसे बोल रहे हैं आप केंद्र सरकार के खिलाफ? मैं केंद्र सरकार के खिलाफ अभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने वही वाली बात बोली, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो गलत है वो गलत है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, उसकी परिभाषा आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। एक आप पड़ोस में ही मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज देते हैं सीबीआई केस में, कि आपके पास प्रूफ थे, सीबीआई के पास कोई प्रूफ नहीं था, अभी तक साबित नहीं कर पाई प्रूफ। अब ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। सीबीआई कह तो रही है कि शराब में पैसा कमाने के बाद पंजाब इलेक्शन, देखिए 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया कम नहीं होता। आपने बेड से लेके आपने उनके लॉकर तक छान मारे, 1000 का नोट नहीं ढूंढ पाई, 2000 का नोट नहीं ढूंढ पाई सीबीआई। कहाँ गया वो हजार करोड़?